अर्जुन जी, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, किस तरह की उम्मीदें आपकी जुड़ी रहती हैं इस G20 समिट के साथ? क्योंकि क्या टेक अवे रहेंगे एज अ नॉर्मल इंडस्ट्रियलिस्ट? हर कोई देख रहा है G20 को, समझना चाह रहा है कि उसके लिए आखिरकार क्या निकल कर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने शो में मुझे बुलाया और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। हम तो बहुत होपफुल है कि G20 में इतने लोग आए, जिस तरह सिटी को ब्यूटीफाई किया है। पहले भी हम प्राउड टू बी अ दिल्ली आई, प्राउड टू बी एन इंडियन। इट हैज़ मेड अस फर्दर प्राउड एंड हैप्पियर दैट वी आर हियर, जिससे ब्यूटिफिकेशन हुई है। हम लोग जो गवर्नमेंट का जो सर बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या डिजिटल उपयोग किया है, क्या किया है, हम भी देख रहे हैं जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ पेमेंट्स है, वो कितना ईजी हो गया है, जो पहले कभी नहीं था और बाहर के देश भी वो इम्प्लांट कर रहे हैं। बट जो एक आपस की गवर्नमेंट की जो बात होती है, जो बात करेगी आपस में सेटल होने की, कि इंटर ट्रेड बढ़े, इंटर जीडीपी बढ़े या इंटर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े या जॉब्स बढ़े। जैसे मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट की थी कि 3 Ts में उनका फोकस होगा, उसमें ट्रैवल, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का उन्होंने ज़रूर मेंशन किया था। तो हम चाहते हैं कि टूरिज्म में वो जितना फोकस करे और जितना बिजनेस यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी जगह है जाने के लिए, हम लोग हर जगह ट्रैवल कर सके। डिजी यात्रा या डिजी पासपोर्ट कहीं नहीं है, ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग अब यहाँ बढ़ गया है, उसको हम क्यों नहीं इन्हांस करें और लोगों को यहाँ लेके आए, चाहे वो हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी, हमारे कल्चर के लिए, चाहे हमारी बाकी चीज़ों के लिए। आई मीन इंडिया के पास हर चीज़ है, तो हम चाहते हैं कि G20 में वो प्रमोट किया जाए कि लोग यहाँ आके ट्रैवल करें। और दूसरी बात, जो बाहर के अच्छे सिस्टम्स हैं और जो बाहर के सिस्टम्स हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी बढ़ोतरी के, वो भी करें। क्योंकि जो ये नेशन है, ये सब जानते हैं 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP इज कंट्रोल्ड बाय द नेशंस जो आए हुए हैं। तो जिनसे आप बात करें, और 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं देशों में है। तो आपस में जितनी कोलैबोरेशन होगी, जितनी बातें होगी, जो शायद क्लाइमेट चेंज की बात है और इसकी होगी, पर एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे हम साथ में काम कर सकते हैं, कैसे हम देशों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम इंटरनेशनल हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं, जो बढ़ रहा है। हर देश यहाँ देख रहा है, चाहे वो China+1 पॉलिसी से देख रहा है, चाहे वो किसी चीज़ से देख रहा है। बट यहाँ आप जितना फोकस करेंगे, इज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जितना आप यहाँ काम देंगे, चाहे 14 करोड़ ट्रैवल टूरिज्म में देंगे, चाहे आप F&B में देंगे, यहाँ आप वो बिजनेस ज़रूर ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी में तो हमने अपनी प्रोग्रेस दिखाई दी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग भी हम इम्प्रूव कर लेंगे, आई थिंक इट बी अ ग्रेट थिंग। राजीव डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन आपसे यही सवाल, लगातार चर्चा हो रही है शी जिनपिंग का ना आना, क्या आप इसे सकारात्मक तौर पर देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे देश के नेता का आना जिनसे हमारे किसी तरह के रिश्ते अभी फिलहाल ठीक नहीं है, उनके लिए रेड कार्पेट रोल करना, ये भारत के लिए दरअसल एक मुश्किल सबब होता, उनका ना आना। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से और व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन ने बिजनेस लूज किया है और उसका फायदा हिंदुस्तान को हुआ है। बिल्कुल। तभी आजकल जो दुनिया में काफ़ी प्रचलित हो रहा है चाइना प्लस। चाइना प्लस का मतलब यही है कि चाइना एज ए सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो अनरिलायबल सा हो गया है, और जहां वो चाहे, जहां उसका मन करे, सप्लाईज कम कर देता है या सैंक्शंस नहीं लगाता पर कुछ अटकलें कर देता है, और उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस पे भी कई सवाल शुरू हो रहे हैं। तो इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि कब तक चाइना के ही शिकंजे में रहें, क्यों ना हम ऐसी जगह जाएं जहां सिक्योरिटी है और श्योरिटी है। तो उसमें वियतनाम भी आ जाता है, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ भी आ जाते हैं, और इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में कैपेसिटी है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा और आपके शीख वाली बात पे भी आऊँगा। कुछ दिन पहले जो हमने मून के ऊपर जाके अपना कदम रखा, और जब वो लॉन्च में देख रहा था तो मेरे को दो चीज़ें काफ़ी स्ट्राइक की कि एक जो लॉन्च सेंटर था उसमें इतनी महिलाएं हमारी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स नज़र आई कि प्राइड तो हुआ, फक्र तो हुआ, पर साथ में ये भी लगा कि देखो एजुकेशन जो है उसका स्पेक्ट्रम कितना वाइड हो गया कि काफ़ी जेंडर न्यूट्रल कवरेज है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने विमेन ओरिएंटेड ग्रोथ का भी जिक्र किया है। लगातार वे कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ ही विकास का द्वार है। दूसरी चीज ये है कि जो इंजीनियर्स थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस से नहीं थे। जैसे मैंने IIT से किया इंजीनियरिंग, फिर फॉरेन सर्विस में आया, तो
वहाँ जो थे वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे। humble मैं खुद वहां background पर चंद्रयान 3 जिस दिन मैं थे। कवरेज के लिए मौजूद थी तो मैंने देखा और मैं कई सारे उन साइंटिस्ट और उनके परिवारों से मिली भी और ये बहुत ही सौभाग्यशाली मौका था मेरे लिए। लेकिन इस बीच एक गौरवान्वित होने का पल राजीव जी इसलिए भी क्योंकि वो लोग जो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो इस क्षेत्र में अपना परचम लहरा सके, एक संदेश भी देता है कि सिर्फ IIT IIM से नहीं, आप कहीं से भी पास आउट होके किसी भी संस्थान से इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। वैसे IIT भी बहुत अच्छा है, पर दूसरी चीज आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में एक और संदेश है कि देखिए IIT से जो गए हैं, IIM से जो गए हैं, वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी संस्थाओं में अपना नाम कमा रहे हैं और उन देशों का, डेवलप कंट्रीज की मदद कर रहे हैं। पर साथ में टैलेंट हमारे पास इतना है कि और भी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो हैं वो देश में रह के और डेवलपिंग कंट्रीज में भी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए जो चाइना प्लस स्ट्रेस है इंडिया के ऊपर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो शी का आना मतलब एक तरफ तो ये है कि इंडिया की रिकग्निशन हो रही है एज ए मास बेस for engineering, industrial and scientific talent, and also with all the manpower necessary also in terms of labor or software and so on. पर दूसरा जो शी का ना आना है वो काफ़ी थोड़ा सा अफसोस तो होता है, क्योंकि इंडोनेशिया में जब शी गए थे पिछली समिट के लिए, G20 के लिए, तो उन्होंने कहा था कि स्टेट्समैन की पहचान इसी से होती है कि वो सब दरवाजे खुले रखे, सबके साथ हाथ मिलाए। अब यहाँ जब G20 समिट हो रही है तो उन्होंने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ उनको 40 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का मौका था और दरवाजे खोलने का मौका था। तो ये क्यों किया उन्होंने? क्या अपना आपके लिहाज से मौका गवा दिया उन्होंने? मौका गवा दिया, अपना अपना कुछ पर्सनालिटी का ट्रेट भी दिखाया कि वो बच्चों की तरह रूठ के कि मैं घर में बैठा रहूंगा, खिसिया गए। चलिए प्रकाश झा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, क्योंकि आप अमेरिका और इंडिया, अब भारत कहेंगे, अमेरिका और भारत के रिश्तों को बेहतर तरीके से समझते हैं, आर्थिक और सामरिक दृष्टि दोनों के लिहाज से हमको ये समझाएं कि कैसे G20 के बाद ये बेहतरी की ओर बढ़ेंगे और विश्व पटल पर दोनों अपने साझा रिश्तों का कैसे फायदा उठा सकेंगे। नेहा जी नमस्ते, सभी को प्रणाम। मैं लर्नेड पैनलिस्ट को सुन रहा था। तो G20 का मुख्य मकसद ये है कि सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे ऐसे क्षेत्रों में उन देशों से निवेश आकर्षित करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है G20 का। और G20 का फायदा भारत को यही मिलेगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने हम कैसे दिखाएं। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम बात करते हैं GDP, व्यापार और टैरिफ बड़े स्केल पे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी बनती है माइक्रो इकोनॉमी से। और अगर भारत आज 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो शुरू होती है रोटी, कपड़ा और मकान से। रोटी माने फूड। आज भारत में खाद्य उत्पादन 50 टन से 315 टन पर पहुंच गया है आजादी के 75 साल में। आप क्या सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता अगर हम खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ाते? मगर आज भी हम आयात पर निर्भर हैं। तकरीबन $20 बिलियन का खाद्य तेल और दालें हम आयात करते हैं। हमने पिछले कई महीनों में कई पिछले सालों में कृषि कानून को रद्द करके हम चूक गए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में। खैर, डिफरेंट जो अभी योजनाएं चल रही हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, परंपरागत कृषि विकास योजनाएं, इनाम, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो रोटी के सेक्टर में, फूड के सेक्टर में मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे। आज भी हम नेट एक्सपोर्टर हैं फूड के क्षेत्र में। $50 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं आज हम भारत। अगर रोटी के बाद कपड़े की बात करें, टेक्सटाइल फील्ड में, तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। कपास की खेती सबसे ज्यादा भारत में होती है। भारत का व्यापार अगर देखें आप तो टेक्सटाइल क्षेत्र में तकरीबन 50 अरब अमेरिकी डॉलर का है। अगर आप डेटा को देखकर तो मेक इन इंडिया पहल हमारे जो अभी रिसेंट ईयर्स में हुआ है, वो मेक इंडिया पहल ने सफलतापूर्वक 25% तक की वृद्धि की है। जहां हम धागा बनाते थे 75 लाख टन में, अगर साझा 2014 के तौर पर आसपास, देखें तो भारत और अमेरिका का करीब 20% योगदान है।